हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB थर्ड ईयर, सेम है आपका फिफ्थ। एक्ट है आपका BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। दूसरा इसका नाम है लॉ ऑफ एविडेंस, यानी भारतीय साक्ष्य। इसको कहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है। और ये है भारतीय, इसमें को खाली साक्ष्य अधिनियम कहते थे, साक्ष्य अधिनियम 1872। इसको चेंज करके ये बना दिया गया है BSA, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और इसका जो कोड है वो है लॉ ऑफ एविडेंस का कोड है 5003, और BSA का कोड बना दिया है 5007। लेकिन है दोनों एक ही चीज। अब बात करते हैं लॉ ऑफ एविडेंस की तैयारी। पुराने पैटर्न के आधार पर तैयारी वो बच्चे करेंगे जिनकी बैक और एक्स लगी हुई है। न्यू पैटर्न पे तैयारी वो करेंगे जो पहली बार BSA का पेपर देंगे। दूसरी बात, जो मैं वीडियो और PDF आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, यहाँ से बैक और एक्स वाले स्टूडेंट का 85 से 95% का पेपर यहीं से हो जाएगा। ठीक है। जो न्यू वाले स्टूडेंट हैं उनका 70% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा, जो मैं वीडियो और PDF आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आज का क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, एक मैंने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है रोहित गोस्वामी लॉ क्लास नाम से, जैसा कि आपने अब से पहली वीडियो में भी देखा होगा। रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से व्हाट्सएप पे चैनल है, इसे फॉलो कर लो। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं और नई नई चीज़ें पूछ रहे हैं। तो एक ही बात को मैं बार बार बताऊं तो उससे टाइम की जो बर्बादी होती है। तो मैं चाहता हूं कोई क्वेश्चन करे और सबको आंसर मिले। तो आप उसे फॉलो कर लो। लॉ के आप किसी भी स्टेट से, किसी कॉलेज से हो, वो कहीं ना कहीं आपके लिए सुविधाजनक इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, तो आप उसे फॉलो करो। दूसरा, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर, मतलब उनके लिए पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूं। अगर मेरी वीडियो में आपको कोई मिस्टेक नजर आती है या कोई आपकी राय है, ठीक है, आपका कोई एडवाइस है, राय है, सलाह है, तो आप प्लीज मुझे बताया करो कमेंट में। मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई मेरी मिस्टेक को मुझे बताता है या कोई एडवाइस देता है। तो अभी एक दो बहन भाई हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, उनके लिए थैंक यू जो मेरी मिस्टेक और मुझे थोड़ी एडवाइस देते हैं कि सर आप ऐसे कर सकते हो और आपकी ये मिस्टेक है। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो वीडियो बनाते समय जो हमारा उच्चारण होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, ध्वनि जो मेरे मुख से निकलती है, बाई मिस्टेक कभी कभार इधर उधर हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट में उसी कॉन्सेप्ट पे रहता हूँ। अगर शब्द ऊपर नीचे कोई हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं सही बोलूँ और सही प्रोनाउंसिएशन निकालूं। लेकिन आपको पता है, जब हमारा चैप्टर इस प्रकार का हो कि जहाँ पे सिर्फ बोलना ही बोलना हो, एक्सप्लेन करना हो, तो वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ें बाई मिस्टेक निकल जाती है। कोशिश करता हूँ कि सही बोलूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा उसे कोऑपरेट करके चला करो और थोड़ा समझा करो चीज़ों को। अगर कहीं ज़्यादा मिस्टेक है या कोई आपकी कोई एडवाइस है तो आप कमेंट में बता सकते हो। उन सभी का दिल से धन्यवाद कहूंगा जो मेरी मिस्टेक बताएंगे और जो मुझे एडवाइस देंगे। ठीक है, बात प्रोनाउंसिएशन की है, थोड़ा देखना। आगे चलते हैं। जिन स्टूडेंटों ने फिफ्थ सेम में, सभी के लिए है, बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉप, मतलब जो लाइन में बताने वाला हूं। एक मिस्टेक है मेरे नोट्स में, उसे करेक्ट कर लेना। जिनने PDF लिए हैं सेम फिफ्थ के और जिनके पास एविडेंस है, ठीक है, BSA वाले भी और एविडेंस वाले दोनों ही देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वहां पे आपका जो गलत लिख रहा था, वहां पे लिख रहा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम में से अपराधी की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है और ये किसी भी सेक्शन में अटैच नहीं है। लेकिन वो क्या है, वहां पे रॉन्ग है। तो उसे पहले, सबसे पहले करेक्ट कर लेना। तो वहां पे आपको क्या करना है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सह अपराधी को
धारा 133 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, पहले लिख रहा था सह अपराधी शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन आपको क्या करना है, सेक्शन 133 में इसे परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन दी गई है। उसके लिए आप किताब भी देख सकते हो, ये लिख रही है यहाँ पे धारा 133। देखो यहाँ पे ये सेक्शन है, धारा 130, 131, 132, 133। तो 133 में सह अपराधी के बारे में 2 उपबंध। सह अपराधी किसे कहते हैं, सावधानी का सिद्धांत, सावधानी के सिद्धांत का इंग्लैंड में निराकरण, ये सब क्या है, सह अपराधी सेक्शन 133 में है। ठीक है, आगे चलते हैं। और जब बीएसए करोगे तो बीएसए के अकॉर्डिंग ये सेक्शन यहाँ पर 138 कर लो, ये बाई मिस्टेक हो गया है, 128 नहीं 138 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाई मिस्टेक हो गया है। तो जो सह अपराधी की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, पुराने एक्ट में लॉ ऑफ एविडेंस में सेक्शन 133 में दी गई है, और बीएसए जो न्यू हमारा एक्ट है इसमें ये 138 में दी गई है। आगे चलते हैं। अब जो मुझे इंफॉर्मेशन देनी थी वो मैंने आपको दे दी है, करेक्ट भी करा दिया है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 10 और क्वेश्चन है सह अपराधी। सह अपराधियों को मैं 3 लाइन में डिवाइड करूंगा और तीनों को आपको समझना होगा। ठीक है, पहला वो है सह अपराधी उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति की अपराध करने में सहायता करता है, उसको सह अपराधी कहा जाता है। दूसरी लाइन ये है सह अपराधी उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपने मन से अपराध करने की मनसा नहीं रखता है, लेकिन वो किसी कारण से उस अपराध में शामिल हो जाता है, तो उसे भी सह अपराधी कहते हैं। तीसरा, सह अपराधी उसे कहते हैं जो कानून के दायरे में दोनों ही पक्षों के लिए गलत है लेकिन फिर भी उस कार्य को करते हैं, तो वो सह अपराधी की कड़ी में आता है। अब इन चीजों को, 3 जो लाइन है, तीनों को कवर करेंगे हम एग्जाम्पल के जरिए से। जैसे ए है और बी है। ए नाम का जो व्यक्ति है बी नाम के व्यक्ति को मारने की प्लानिंग करता है और मारने के लिए जाता है। इसके हाथ में है डंडा मान लो या रॉड। ठीक है, मारने के लिए जाता है, हाथ में डंडा है और रॉड है। इसके साथ इसका एक मित्र और है सी, ये इसके साथ चला जाता है। ठीक है, और जब ये दोनों साथ में जा रहे हैं और जहां पर बी को मारा जा रहा है, बी को पीटते समय सी जो एकांत में खड़ा है। कहां खड़ा है सी? एक अंत में। लेकिन इसे पीट कौन रहा है? ए। तो यहां पर कहा जाएगा साथ जाने के कारण ही सी क्या है? सह अपराधी है। सह अपराधी, क्योंकि इसका मनोबल बढ़ाने में, उकसाने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। जब हम कोई कार्य करने जाते हैं और हमारे पास ताकत ज्यादा होती है, ताकत यानी कि पीछे बैकअप होता है, तो हम थोड़े पावरफुल फील करते हैं अपने आप को। तो सी साइड में एकांत में खड़ा था और कह रहा था कि मैं तेरे साथ हूं लेकिन मैं मारूंगा नहीं, तो परेशान ना हो, इसे पीट, आगे कोई आएगा तो मैं देख लूंगा। तो इसकी पावर ए की क्या है? बड़ी, और इसने बी की हत्या कर दी। हत्या किसने करी? ए ने। लेकिन सी कहां था? एकांत में खड़ा, तो सी भी क्या है? सह अपराधी है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं जरा। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 लेते हैं। ए है, इसे बदलते हैं, ए और एक से नाम के 2 व्यक्ति हैं। ए, देखो एग्जाम्पल इसी को दूंगा, ध्यान से समझना। ए से को मारने जाता है। कहां पे? मारने। एरो जा रहा है मारने के लिए, लेकिन इसके हाथ जो है बिल्कुल खाली हैं। लेकिन ये बे नाम के अपने दोस्त से
चाकू मंगाता है, ठीक है, और बै इस चाकू ए को दे देता है। चाकू कहाँ गया? ए के पास। और ये दोनों जाकर, या बै उसके साथ नहीं जाता है, बै अपने घर पे ही रहता है, चाकू इसे दे देता है, और इसकी क्या है? सै की हत्या हो जाती है। सै की हत्या हो जाती है। चाकू हो सकता है, कोई पिस्तौल हो सकती है, ठीक है, या कोई अन्य हथियार हो सकता है जो बै के द्वारा ए को दिया गया। तो यहां पर बोलेंगे उस सै की हत्या कराने के लिए जितना ए जिम्मेदार है उतना ही बै जिम्मेदार है, क्योंकि हथियारों की व्यवस्था कराना किसका काम था? बै का। तो यहां पर सह अपराधी कौन कौन है? ए तो है ही है अपराधी, ए क्या है? अपराधी। और बै क्या है? सह अपराधी, सह अपराधी, ठीक है। इस प्रकार से एक दूसरा, एक तीसरी लाइन और समझ लेते हैं। देखो ये एग्जाम्पल जितने समझ लोगे इतना ही बढ़िया है। एक पै नाम का व्यक्ति है, और एक खे नाम का कोई अधिकारी है। अधिकारी पैसे कुछ रिश्वत के रूप में डिमांड करता है, जैसे 10,000 रुपए, और पे खे को 10,000 रुपए देता है। तो यहां पर ये दोनों क्या हैं? सह अपराधी हैं एक दूसरे के, क्योंकि रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही क्या है? अपराध है। दूसरा, पे अपने कार्य को कराने के लिए अधिकारी को पैसे देता है, तब भी ये दोनों, या तो अधिकारी मांगता है और ये देता है, तब भी दोनों अपराधी हैं। पे डिमांड कर, मतलब पे कहता है अधिकारी से कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप मेरा कार्य कर दो, तब भी दोनों क्या है? सह अपराधी हैं, किसी अपराध को कर रहे हैं। और अपराध किसके खिलाफ कर रहे हैं? ये दोनों मिलकर कानून के खिलाफ, कानून के खिलाफ, ठीक है। कानून क्या हो गया? यहाँ पे दूसरा पक्ष हो गया और ये प्रथम पक्ष हो गए। ये क्या है? अपराध कर रहे हैं, सह अपराधी हैं दोनों मिलके, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स आपके और भी एक दो आएंगे आगे, लेकिन समझने के लिए इतना ही काफी था। और यहां पर सह अपराधी के रूप में, यहां पर मैंने एग्जाम्पल में एक एक व्यक्ति लिया है, यहां पर भी एक व्यक्ति लिया था, यहां पे सी एक लिया था। यहां पर एक से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। और आगे चलते हैं। लेकिन एक इनका मैं अपवाद और बता देता हूं आपकी ट्विस्ट के लिए, आप परेशान ना हो आगे जाके कभी। जैसे अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, जैसे ए किसी को मारने जाता है, सी उसकी मदद करता है, पीछे खड़ा होके उसे उकसाता है कि मैं तेरे साथ हूं, डरना मत, आप उसे मारो, ठीक है। तो सी अपराधी हो गया। यहां पर बी ए को हथियार प्रोवाइड करा रहा है, तो यहां पर ये क्या है? बे अपराधी हो गया। लेकिन एक चीज और है, जैसे दो पक्ष हैं, प्रथम पक्ष और एक द्वितीय पक्ष, इसमें 10 आदमी हैं, इस पक्ष में भी और इस पक्ष में भी 10 आदमी हैं, ठीक है। आपस में इनमें क्या है? बहुत तगड़ी मुठभेड़ होने वाली है या विवाद होने वाला है, ठीक है। लेकिन इनमें से 10 में से एक व्यक्ति ऐसा है, उसे ये ही नहीं पता है कि जहां पर हम विवाद करने जा रहे हैं या जिस पक्ष के सामने हम जा रहे हैं वहां पर गंभीर प्रकार की लड़ाई हो सकती है। 9 को बिल्कुल पता था, जो 10वां व्यक्ति था उसे मालूम नहीं था। वो अपनी दोस्ती में उनके साथ चला गया कि भाई वहां पे थोड़ी वार्तालाप करेंगे, दूसरा जो पक्ष है वो थोड़े हमें को डराता है धमकाता है, उनसे बात करने चल रहे हैं सिंपल वे में। 10वां व्यक्ति इनके साथ चला जाता है, लेकिन आग इनमें से जो 9 व्यक्ति थे किसी के पास हथियार था, चाकू हो सकता है, पिस्तौल हो सकती है, या अन्य कोई हथियार था, लेकिन उसने वो छुपा रखा था। जब वहां पर वार्तालाप करने गए तो इन दोनों पक्षों में क्या है? गैंगवार आपस में तगड़ी हो जाती है, लड़ाई हो जाती है।
जो 10वां व्यक्ति था उसे पता नहीं था, इन 9 में से किसी एक व्यक्ति ने चाकू या पिस्तौल निकालकर दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को मार दिया। आरोप में ये 10 के 10 व्यक्ति आए, लेकिन जो 10वां व्यक्ति था, कानून ने ये कहा कि आप सरकारी गवाह बन जाओ, आपको माफ कर दिया जाएगा। आपकी जो इंटेंशन थी, आपका जो उद्देश्य था, वो किसी को मारना नहीं था, आप बस एक सहानुभूति में अपने पक्ष के साथ चले गए थे, और आपको पता होता तो आप नहीं चाहते, ये आपकी मंशा है। तो उस 10वें व्यक्ति को माफ किया जाएगा और उसे सरकारी गवाह बनाया जाएगा। ठीक है, ये भी यहां पे पॉइंट ऐड हो सकता है अपवाद के रूप में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन तो क्लियर मैंने इन एग्जाम्पलों से क्लियर कर दिया है, महज औपचारिकता बाकी रह गई है आगे समझने की, उसे देखते हैं। सह अपराधी कौन होता है, उसकी साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में विधि की क्या स्थिति है, या सह अपराधी किसे कहते हैं, क्या सह अपराधी के असंपुष्ट साक्ष्य अथवा वह सह अभियोगी की संशयकर्ती पर दोषारोपण हो सकता है, यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में। जैसा कि हमने बताया है, जो सह अपराधी होते हैं या तो वो अपना अपराध स्वीकार करें या वो सरकारी गवाह बने। ठीक है, जैसे कि यहां पर अधिकारी ने पैसे क्या मांगे थे, पे व्यक्ति से 10,000 रुपये मांगे थे। चलो इसने 10,000 रुपये दे भी दिए, लेकिन जब इस खे नाम के अधिकारी पर केस चले तो ये क्या है, पे नाम का व्यक्ति गवाह बन जाए, और गवाह कैसा बने, सरकारी। तो इसको क्षमा प्रार्थी मिलेगी, और इसने पहले ही बता दिया कि उन्होंने 10,000 रुपये की मेरे से डिमांड की है। उसी प्रकार से यहां पर ये तो पक्का ही अपराधी है, क्योंकि ये हथियार प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, यहां पर जो डंडा देने वाला व्यक्ति है, ये जो पीछे खड़ा है, ये पुश कर रहा है दूसरे वाले व्यक्ति को, तो ये क्या है, सरकारी गवाह बन जाए, सॉरी अपराधी नहीं, सरकारी गवाह बन जाए और कहे कि हाँ मैं उसके खिलाफ गवाही दे सकता हूं, मैं उसे देख रहा था, मैं पीछे खड़ा था और उसी ने उस व्यक्ति को, बी नाम के व्यक्ति को मारा है। ठीक है, तो ये क्या है, सरकारी गवाह बन जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सह अपराधी को धारा 133 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, जिन्होंने मेरे पीडीएफ नोट्स लिए हैं या जो वीडियो देख रहे हैं, वो इसे करेक्ट कर लेना। मैंने पीडीएफ जो दिए हैं उसमें ये लाइन जो रॉन्ग थी, इसे करेक्ट कर लेना। सह अपराधी वह व्यक्ति होता है जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया हो। ठीक है, सह अपराधी कौन होता है, जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया हो, या जिसने अपराध करने में सहायता की हो, या जो अपराध के दुष्प्रेरण के लिए जिम्मेदार हो। जैसा कि अभी मैंने बताया है, जिस पर आरोप लगाया गया हो। भाई 10वां व्यक्ति इसमें कैसा था, उसे तो पता ही नहीं थी कि वहां पे चाकू, छुरी और पिस्तौल या गंभीर हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये क्या था, सहानुभूति में अपने पक्ष के साथ चला गया था, तो इस पे क्या है, अपराध लगाया गया है। दूसरा, यहां पर जो सह था, ये एकांत में खड़ा था, लेकिन इसने क्या करा था, किसी को मारा नहीं था, फिर भी ये क्या है, सह अपराधी है। तो यहां पर बताया गया है, या जिसने अपराध करने में सहायता की हो, या जो अपराध के दुष्प्रेरण के लिए जिम्मेदार हो। सामान्यतः सह अपराधी वह व्यक्ति होता है जो कोई अपराध करने में अन्य व्यक्तियों का साथी होता है। मतलब जो अपराध करने जा रहे हैं, आप उनके साथ अगर हो तो आप अपराध बिल्कुल भी ना करो, तब भी आप सह अपराधी हो, या कोई उन्हें हिंट दो किसी भी प्रकार की। सह अपराधी स्वयं को एक ऐसा अपराधी मानता है जिसका किसी अपराध से संबंध रहा हो, भले ही वह मुख्य अपराधी हो ही क्यों ना रहा हो। दूसरी बात, सह अपराधी अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है और वो कहता है कि हाँ मैंने उसके साथ रहकर उसकी मदद तो की है, लेकिन मैंने अंतिम वाला जो अपराध है, जो अंतिम था पॉइंट, उसमें मैंने सहायता नहीं की है, और मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूं कि अंतिम निर्णय पर कौन पहुंचा था। ठीक है, आगे चलते हैं। जगन्नाथ बनाम सम्राट 1980 का ये केस है। जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, केस लिखना, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसमें प्रीवी काउंसिल ने कहा कि सह अपराधी वह व्यक्ति होता है
जो अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ अपराध करने में हिस्सेदार था। सह अपराधी का अर्थ दोषी सहायक या अपराध में भागीदार से है, जो किसी न किसी प्रकार से प्रसंगत अपराध से संबंधित है या जो उन तथ्यों को स्वीकार करता है जिनमें दिखाई देता है कि अपराध करने में उसका सक्रिय हाथ था। या तो वह स्वयं को अपराधी घोषित कर ले कि हाँ मैं उसके साथ था, लेकिन अब मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं, लेकिन मेरा इंटेंशन इस प्रकार की नहीं थी, मेरा उद्देश्य इस प्रकार का नहीं था कि हम उसे जान से मार दें, या मुझे पता ही नहीं था वो मुझे अपने साथ किस लिए लेके जा रहा है। ठीक है, तो वो वहां पर इस प्रकार से कह सकता है, उसे सह अपराधी बोलेंगे। या तो वो मन से उसकी मदद करे या गलती से किसी की मदद करे, तो वो क्या है, सह अपराधी। एक मामले में ब नामक लोक अधिकारी को 500 रुपये रिश्वत देना स्वीकार करता है। कौन? ब कौन है? एक अधिकारी है। ए और ब दोनों सह अपराधी हैं, क्योंकि रिश्वत लेना व देना दोनों ही अपराध है, जैसा कि मैंने भी एग्जाम्पल बताया है। ए एक व्यक्ति है और ब अधिकारी है। ठीक है, ये ब डिमांड करता है इससे 500 रुपए की, और ए इसे 500 रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। किसी कारण से किसी अन्य अधिकारी को पता चल जाता है, तो ये दोनों क्या है, अपराधी हैं। कानून के अंदर रिश्वत लेना और देना दोनों है अपराध। आगे चलते हैं। या ये ए खुद जाकर इसकी शिकायत कर दे कि बे नाम के अधिकारी ने मेरे से 500 रुपए की डिमांड की है, 5,000 की डिमांड की है, 10,000 की डिमांड की है, तो ये अपराधी हो जाएगा। कौन? बे नाम का अधिकारी। एक है दूरदर्शिता का नियम, ये 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आ जाता है, या 4 नंबर में। दूरदर्शिता का नियम, सामान्य नियम यह है कि सह अपराधी के असंपुष्ट साक्ष्य पर, दो साक्ष्य पर, यहां पर साक्ष्य कर लेना, असंपुष्ट साक्ष्य पर दोष सिद्ध करना सुरक्षित नहीं है। एक सह अपराधी के साक्ष्य से दूसरे सह अपराधी के साक्ष्य को पुष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कोई एक सह अपराधी है, ठीक है, और वो गवाही देने के लिए तैयार है, लेकिन वो गवाही लालचवश दे रहा है, अपने बचाव में दे रहा है, और वो किसी को ईर्ष्यावश दूसरे व्यक्ति को फंसाना चाहे, तो वो वहां पर सह अपराधी नहीं बनेगा। ठीक है, इस संबंध में अंग्रेजी और भारतीय विधि में समानता है। इस सिद्धांत के विषय में विभिन्न न्यायालयों में मत इस प्रकार है। नंबर 1, कलकत्ता उच्च न्यायालय, सह अपराधी के साक्ष्य पर दोष सिद्ध करना अनुचित नहीं है। जो सह अपराधी होता है, अगर वो किसी व्यक्ति को अपराधी बताता है, सपोज करो, एक एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। एक पक्ष है और एक दूसरा पक्ष है। दूसरा पक्ष, ठीक है, इसमें 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, और इसमें कोई एक व्यक्ति है। 5 में से इन 5 ने किसी एक व्यक्ति को और पकड़ा अपनी सहायता के लिए। किसके लिए? सहायता के लिए। ये कितने हो गए टोटल? एक और पकड़ा अपनी सहायता के लिए। भाई हो सकता है इसने इस व्यक्ति से उसका पता बूझा हो, इस वाले व्यक्ति का, या यहां से कुछ अन्य साधन जुटाए हों, या रास्ता बूझा हो, ये व्यक्ति इनके साथ शामिल हो गया। ठीक है, और एक टोटल हो गए अब ये 6 व्यक्ति। इन 6 व्यक्तियों ने जाकर इस व्यक्ति की, एक व्यक्ति जो था अकेला, इसकी मृत्यु कर दी। मृत्यु यानी हत्या कर दी। ठीक है, अब ये जो 5 व्यक्ति थे ये हो गए बिल्कुल फरार, और जितने भी सबूत थे सबको क्या कर दिया, गायब, मिटा दिया, एक भी सबूत नहीं छोड़ा। लेकिन ये जो छठा व्यक्ति था ये पुलिस के हाथ में आ जाता है। किसके हाथ में? पुलिस के हाथ में। अब पुलिस इससे पूछती है कि वो आपके संग अपराधी कौन कौन थे, या आप अकेले थे अपराध करने में। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है, जो ये 5 व्यक्ति थे
इस व्यक्ति को जानते ही नहीं थे और ना ये व्यक्ति उन पांचों को जानता था। ठीक है, क्या थे वो? अनजान व्यक्ति थे। इन्होंने इसकी बस क्या ली थी? सहायता ली थी। लेकिन ये पकड़ा गया। पुलिस ने पूछा वो जो हत्या है आपने की थी, हमें कहीं से सबूत मिले हैं, या आप ये बताओ कि आपके साथ कोई और भी था। अब ये व्यक्ति उनको जानता नहीं है, लेकिन ईर्ष्यावश ये किसी अन्य का नाम लेते, तो क्या है? वो गलत है। और ये नहीं कहा जाएगा कि जो ये सह अपराधी बन गया है, अब ये बन गया सरकारी गवाह। भाई ये कहे कि भाई देखो मैंने उनका साथ तो दिया था लेकिन मैंने अपराध नहीं किया है, वो मुझे फुसलाकर या डराकर धमकाकर या लालच देकर ले गए थे। लेकिन अपने बचाव में ये कोई झूठी गवाही दे दे, किसी अन्य 5 लोगों का नाम यहां पर बता दे, तो उसमें क्या है? वो गलत होगा और उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा पॉइंट क्या है? ये जो छठा व्यक्ति है ये सरकारी गवाह बन जाए और ये कह दे ये 5 व्यक्ति अन्य कौन थे। देखो 2 पॉइंट बनने हैं। एक तो ये है कि उसे पता ही नहीं है और वो किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ले दे जो पहले से अपराधी प्रवृत्ति के थे लेकिन उन्होंने अपराध नहीं किया है, ये लालच में या अपने बचाव में या ईर्ष्या से किसी अन्य व्यक्ति का नाम ले दे, तो उसे अस्वीकार किया जाएगा। ठीक है, या एक दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि ये जो सह अपराधी है जो सरकारी गवाह बना हुआ है ये असली वाले अपराधियों का नाम ले दे। ठीक है, 2 पॉइंट बनते हैं। तो हम ये दूसरे वाले पॉइंट को देखते हैं। सह अपराधी के साक्ष्य पर दोष सिद्ध करना अनुचित नहीं है। तो यहां पर बोला है जो सह अपराधी है जिसको पकड़ा गया है, अपने बचाव में अगर वो किसी गलत व्यक्ति का नाम लेता है तो यहां पर उचित नहीं है, सही नहीं है, उसे दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा अन्य व्यक्तियों को। ठीक है, हो सकता है वो गलत तरीके से बयानबाजी कर दे अपने बचाव के लिए, परंतु न्यायिक अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि किसी स्वतंत्र साक्ष्य से उसकी पुष्टि हो जिससे न केवल अपराध का बल्कि अभियुक्त का उस अपराध में भाग लेना भी प्रमाणित हो जाए। लेकिन इसमें और क्या बोला है यहां से? परंतु। अभी हमने देखा था कि जो छठा व्यक्ति है इन 5 को नहीं जानता है, लेकिन पुलिस ने ये छठा व्यक्ति पकड़ लिया है और ये ईर्ष्यावश किसी का नाम लेता है तो उसे अस्वीकार किया जाएगा। ठीक है, या ये सही सही किसी अन्य 5 व्यक्तियों का नाम लेता है तो उसे स्वीकार किया जाता है। ठीक है, उन्हें अपराधी माना जाता है। लेकिन अपराधी माना जाता है, स्वीकार किया जाता है तब भी, अस्वीकार किया जाता है, अपराधी नहीं माना जाता है तब भी, इन दोनों से मिलता जुलता कोई अन्य सबूत हो, अन्य सबूत हो जो मजबूत हो, जो ये साबित कर दे कि जब अस्वीकार कर रहे हो तो हमारे पास एक अन्य सबूत है जो कि ये ईर्ष्यावश इनका नाम ले रहा है, इसलिए हम इसे अस्वीकार कर रहे हैं, इन लोगों को हम बरी कर रहे हैं। ठीक है, एक अन्य सबूत हो जो मजबूत हो, जो उसी अपराध से क्या हो? संबंधित हो। दूसरा, अगर ये सह अपराधी जो सरकारी गवाह बना है ये अन्य 5 व्यक्तियों का सही सही नाम लेता है तब भी एक अन्य कोई मजबूत सबूत हो जिससे कि पक्का पता चले कि हाँ जिन व्यक्तियों का इसने नाम लिया है वास्तव में उसी से मिलता जुलता ये सबूत है और ये साबित करता है कि ये जो 5 व्यक्ति हैं अपराधी हैं, तब सह अपराधी को छोड़ा जाएगा और यहां पर सह अपराधी को दंडित किया जाएगा। ठीक है, देख लेना 2 पॉइंट हैं, दोनों क्लियर करके मैंने अच्छे से समझाए हैं आपको। आगे चलते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय सह अपराधी के असंपुष्ट साक्ष्य पर दोष सिद्ध करना अवैध नहीं, परंतु सामान्य नियमानुसार केवल सह अपराधी के असंपुष्ट साक्ष्य पर ही अभियुक्त को दोष सिद्ध करना असुरक्षित होगा। देखो इस बात को समझना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है सह अपराधी के असंपुष्ट, मतलब सिर्फ सह अपराधी के ही कथन पर, सह अपराधी के साक्ष्य पर किसी भी व्यक्ति को दोषी साबित करना सही नहीं है। भाई जैसे यहां पर छठा व्यक्ति कौन था? जिसने सहायता की थी, 5 व्यक्ति फरार हो गए थे लेकिन इसने अपने बचने के लिए किसी अन्य 5 व्यक्तियों का नाम ले दिया था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कह रहा है
केवल उस व्यक्ति के आधार पर जो सह अपराधी है, किन्हीं 5 व्यक्तियों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हो। उससे मिलता जुलता कोई और सबूत अगर उसे पुख्ता कर रहा है कि भाई जिसका ये 500 का नाम बता रहा है, अगर अन्य कोई सबूत और मैच करता है तो अपराधी है, नहीं तो वो उसे अस्वीकार करो। ठीक है, तो ये बात यहां पर बोली गई है। से अपराधी के असंपुष्ट जिसे हम मानते नहीं हैं, ठीक है, साक्ष्य पर दोष सिद्ध करना अवैध नहीं है, परंतु सामान्य नियमानुसार केवल से अपराधी के असंपुष्ट साक्ष्य पर ही अभियुक्त को दोष सिद्ध करना असुरक्षित होगा। तो हम सह अपराधी की बात तब मानेंगे जब उससे मिलता जुलता कोई अन्य सबूत मिले, तो हम अपराधियों को सजा देंगे और उसकी बातों को, साक्ष्यों को गवाही के रूप में स्वीकार करेंगे। अन्यथा अगर कोई सबूत नहीं मिलता है तो इसकी गवाही अस्वीकारने होगी और वहां पर वही व्यक्ति आरोपी होगा जो छठा व्यक्ति है। आगे चलते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने भी यही बोला है। यदि न्यायालय सह अपराधी के साक्ष्य को सत्यता में विश्वास करता है तो उस पर दोष सिद्ध कर सकता है। सह अपराधी ने जिन व्यक्तियों का नाम लिया है, अन्य साक्ष्य उसे सत्यता साबित करते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, अन्य सबूत क्या हो, मजबूत हो और सत्यता जाहिर करते हो, तो सह अपराधी के कहने पर उन 5 व्यक्तियों को हम अपराधी बना सकते हैं और उन्हें सजा दे सकते हैं। अगर अन्य सबूत सत्यता प्रकट नहीं करता है और वो अपने बचाव में ईर्ष्यावश कह रहा है, तो हम अन्य 5 व्यक्तियों को जो जिनका वो नाम ले रहा है अपराधी नहीं बनाएंगे। आगे चलते हैं। सह अपराधी की गवाही विश्वसनीय क्यों नहीं होती? मतलब सह अपराधी जो होता है उसकी गवाही को सर्वथा सत्य क्यों नहीं माना जाता है, ये बताओ रीजन। पहला, सह अपराधी सच्चा गवाह नहीं होता है। वह अपने ऊपर से दोष हटाने के लिए झूठी गवाही दे सकता है। जैसा कि अभी मैंने बताया है, वो सोचे कि मैं यहाँ पर कोई झूठी गवाही दे दूं या किसी व्यक्ति के 2-4 व्यक्तियों के नाम बता दूं तो ये मुझे छोड़ देंगे और मैं उल्टा सीधा किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बता दूं जो सरकार की नजर में पहले से अपराधी हो, मैं बच जाऊंगा, उसे पकड़ लेंगे। तो इसलिए सह अपराधी की जो गवाही होती है वो सर्वथा सत्य नहीं होती है। दूसरा, सह अपराधी अपराध में भाग लेने के नाते एक अनैतिक व्यक्ति होता है और किसी शपथ के अनुशासन की अवहेलना कर सकता है। जो व्यक्ति किसी की हत्या करने में या अपराध करने में सहायता कर सकता है, उनके साथ जा सकता है, उसकी जो मनोस्थिति है एक गलत प्रकृति की है, तो ऐसे व्यक्ति पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। अगर उसने गवाही भी दी है तो हम अन्य साक्ष्यों से कोई ना कोई पॉइंट या सबूत मिले तभी हम उसकी गवाही के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी साबित करेंगे। ठीक है, दोबारा देखो। सह अपराधी अपराध में भाग लेने के नाते एक अनैतिक व्यक्ति होता है और किसी शपथ के अनुशासन की अवहेलना कर सकता है। यानी कि जो शपथ ली जाती है या उससे कोई कसम ली जाती है उसकी अवहेलना कर सकता है, न्यायालय के विधियों का भी उल्लंघन कर सकता है। दूसरा, सह अपराधी अपनी गवाही क्षमा पाने के आश्वासन या किसी उपलक्षित क्षमा की आशा से देता है। अब ये सह अपराधी जो है, ये छठा व्यक्ति, 5 व्यक्ति फरार हो गए, छठा व्यक्ति पकड़ा गया, ये गवाही क्यों दे रहा है कि भाई वो तो फरार हो गए, मुझे फंसा के चले गए, अब मैं गवाही दे रहा हूं उनके खिलाफ। अब ये गुस्से में है, डर में है, भय में है, तो ये गलत भी गवाही दे सकता है और सही भी दे रहा है, तब भी अन्य कोई मजबूत सबूत वहां पर देखा जाएगा। और ये गवाही क्यों देता है? अपने बचाव के लिए, अपने लालच के लिए। ठीक है, तो ऐसे लालची व्यक्ति का कोर्ट सम्मान नहीं करती है, उसके भी अन्य सबूत के आधार पर ही अन्य अपराधियों को सजा देती है। तो आपने सुना होगा चना के साथ साथ घुना भी पिस जाता है। तो जो सह अपराधी होते हैं एक घुन के समान होते हैं। चना जो है भाग गए और घुन जो है वहीं पर रह गए, तो ये घुन है, ये पिस जाते हैं। इसलिए उसकी प्रवृत्ति अभियोजक के अनुकूल साक्ष्य देने की होती है। तो उम्मीद करता हूं ये जो सह अपराधी हैं कोई इनकी बातों पर आसानी से विश्वास नहीं करता है और ये क्या है, बहुत ही असामान्य प्रकृति के होते हैं। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब समझाने का पूरा प्रयास किया है। कोई त्रुटि होती है या कोई शब्द का प्रोनाउंसिएशन में अप डाउन होता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट करके बताना। अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे ले सकता है। कोई दिव्यांग है, विकलांग है या कोई विधवा सिस्टर है तो वो हमसे फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर सकती है। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।